चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सक्षम पांडे, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। एक्चुअली अब्जॉर्प्शन बाय रूट, आज ऑस्मोसिस के आगे भी चलेंगे हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर लेंगे, तो अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स ही पढ़ेंगे, अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ठीक है, हम लोग ने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में जान ली हैं कि प्लांट्स रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं पानी, मतलब इनटेक करते हैं अपना, नॉट एग्जैक्टली अब्जॉर्ब। उसके बाद हम लोग ने जाना कि रूट्स के भी सब डिविजनल पार्ट हैं जो मेनली करते हैं। ठीक है, लैटरल रूट, फिर वो टूटता है रूट हेयर में। रूट हेयर में एक क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि सर रूट हेयर का ये वाला पॉइंट बताइए कि उसके रूट हेयर में उसका सेल सैप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा क्यों? सेल सैप इज़ कॉन्सेंट्रेटेड, एक्चुअली रिलेटिवली रखते हैं तो सेल सैप इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैन द सराउंडिंग वाटर। ठीक है, इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैन सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग ही लिख दे रहा तो पता है कि वाटर क्या। नहीं, इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग जब एक सेल बनाते हैं, ये तो एक प्लांट सेल है तो प्लांट सेल बना ले रहे। शेप क्यों मिली है ऐसे आयुष? इसकी शेप क्यों है एक प्लांट सेल की? सर क्योंकि सर इसमें सेल वॉल होती है जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर प्लांट सेल है सबसे बड़ी, 70-80% वैक्यूल लेता है। ठीक है, और ये पूरा साइटोप्लाज्म है ये, है ना, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, लाइक एक दो का नाम लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मेन कौन है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सब है, वो मैं नहीं बना रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही आप घुसते हो तो उसको आप कह दोगे ये पूरा कंटेंट जो एक सेल के अंदर है, हाँ ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। और ये जो वैक्यूल के अंदर वाटर और थोड़े बहुत स्टोर्ड फूड्स होते हैं, यही है उसका सेल सैप। ठीक है, तो दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, वाई इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड? बिकॉज इट हैज टू परफॉर्म ऑस्मोसिस। तो ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसमें वाटर की लेवल क्या है, कम की ज़्यादा? नहीं मेरे भाई, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में वाटर का लेवल कम और सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर ढेर सारे सॉल्ट्स होंगे, स्टोर्ड फूड्स होंगे, उन सब का लेवल इसमें ज़्यादा है। अब पानी भी है तो पानी में भी उसमें काफ़ी ज़्यादा आयंस मिले हुए हैं, मिनरल्स मिले हुए हैं, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बना के रखता है, तभी तो ये सॉइल से खींच पाएगा पानी अंदर, है ना। बाहर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा सॉइल। ठीक है, ग्राउंड वाटर, दिस विल बी मोर डाइल्यूट, जिसमें वाटर क्या होगा, वाटर का अमाउंट ज़्यादा कि कम? ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा से कम में जाता है तो बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ऑस्मोसिस होगा, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो है ही। दिस इज वाई रूट हेयर्स हैव कॉन्सेंट्रेटेड सेल सैप। ठीक है, और कोई डाउट? थिन वॉल टू मेक इट सेमी परमिएबल, है ना। अगर थिक वॉल हो जाएगी तो इतनी एनर्जी भी, इतना ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है कि वो थिक वॉल्स के थ्रू चले जाएं। बलून वाला एग्जाम्पल, हम लोग होली वाला बलून जो लेते हैं उसमें इसीलिए होली वाले क्योंकि बहुत पतला होता है। अगर मैं वो एक्सपेरिमेंट आपका बोलूं कि जो पार्टी में बलून्स यूज़ होते हैं मोटे वाले, उससे करने में बहुत टाइम लगेगा, इस वजह से थिन लेते हैं। ऑस्मोसिस के लिए हमें फाइनली सेमी परमिएबल चाहिए। ठीक है, पानी इजीली से जाए। और कोई डाउट? ठीक है, हम लोग ने ऑस्मोसिस पढ़ लिया था, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया था। ऑस्मोटिक प्रेशर एक बार आप लोग बताएंगे क्या होता है? किसी ने रिवाइज किया? नहीं किया? पढ़ के बता दीजिए।
rate of pressure required to nullify osmosis? नलीफाई ऑस्मोसिस, ठीक है। What is the meaning of nullify? नलीफाई मतलब कैंसिल ऑफ, ठीक है। अब अपने भाषा में थोड़ा एक्सप्लेन करिए, अपने भाषा में एक्सप्लेन करिए, अपने ही लैंग्वेज। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट जाके इक्वल हो जाए। सर ऐसा प्रेशर जो 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 वेट एक्सर्ट कर रहा है वाटर उसको कैंसिल ऑफ करते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप पहुंच गए हैं, लेकिन उतना अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं। वेट नहीं एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, ये अगर इफ़ वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स, तो प्रेशर मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे ये बुक उल्टे तरीके से बता रही है, ये बोली उस जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो वाटर इज एग्जर्टिंग सम फोर्स, और पर यूनिट एरिया पे ही, तो हर फोर्स एक पर यूनिट एरिया पे लगता है, तो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उससे, ठीक है। अब यही प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, यही प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर। मगर अब हम लोग ये देख के तो जान नहीं पाएंगे कितना है। इसको जानने के लिए क्या होगा, ऊपर हम लोग कोई वेट रख देंगे या फिर खुद अपने कोई पिस्टन से आप उसको दबाएंगे, और जब ऐसे होने लगे, जब नहीं दबा रहे हैं तो वाटर आता जा रहा, जब ज़्यादा दबा दे रहे तो वाटर जाता जा रहा, ठीक है। जब एक टाइम ऐसा आएगा, पिस्टन को इस लेवल पे आप रखोगे कि ना हो पा रहा है ना निकल पा, ना एंडोऑस्मोसिस ना एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड अंदर लिए हैं, डाइल्यूट बाहर लिए, तो होना तो एंडोऑस्मोसिस है। और जब आपने वो एंडोऑस्मोसिस को रोक दिया, जितना भी आपने वेट लगाया, ऊपर से प्रेशर लगाया, अब ये आप थ्रस्ट लगा रहे हो ऊपर, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरी, तो जितना आप प्रेशर ऊपर से लगाओ, जब इसके बैलेंस हो जाएगा तभी तो ऑस्मोसिस को आप रोक पाओगे। यहाँ से एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा, यहाँ से आप कर रहे हो, हम लोग पिस्टन पे करते हैं। पिस्टन बेसिकली ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शो किया है, जैसे ये एक फ्लास्क ले लिया हम लोग ने, ठीक है, और ये फ्लास्क यहाँ से सेमी परमिएबल है, और इसमें हम लोग ने डाल दिया है ये पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन डाल दिया है, अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है और बाहर डाइल्यूट है, ठीक है। होने क्या वाला है, एंडो या एक्सोऑस्मोसिस? एंडोऑस्मोसिस मेरे भाई। तो अंदर गया पानी, ठीक है, जब तक ये पिस्टन से वेट, जब तक हम लोग प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर रहे हैं, जाता रहेगा अंदर। जब हम लोग प्रेशर अगर ज़्यादा एग्जर्ट कर दिए तो इससे निकलने लगेगा, वो एक्सोऑस्मोसिस नहीं होगा, वो तो आपने इतना प्रेशर एग्जर्ट किया कि वो निकलने लगा। नहीं, हाँ एकदम टॉप पे, और ये नीचे यहाँ तक वाटर लेवल पे रखा रहेगा, ठीक है। एक डायग्राम, अगर ये देखिए डायग्राम ऐसा ही है, रुकिए इसको देखते हैं गूगल पे, वहाँ से वो स्विच ऑन कर दीजिए यार, सबसे नीचे वाला, बीच में कैमरा आ रहा है, हाँ बॉटम लेफ्ट, ठीक है, रुक जाइए 2 मिनट, नेट को लगेगा। तो ये एंडोऑस्मोसिस, किसी प्रेशर से ये पानी अंदर जाने की कोशिश कर रहा होगा, कुछ तो प्रेशर लगा रहा होगा। जब आप ऊपर से भी वो प्रेशर इसके इक्वल रख दिए, मान लीजिए यहाँ से 1 पास्कल का प्रेशर लगा रहा है, यहाँ पे आपने जब 2 पास्कल लगाया तो ये बाहर निकलने लगेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। जब आपने 0 पास्कल कोई प्रेशर नहीं लगाया तो अंदर जाता रहेगा। जब आपने 1 पास्कल लगा दिया तो ना ये अंदर जाएगा ना ये बाहर जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जैक्टली दिस, ये जो प्रेशर अंदर की तरफ लगा रहा। लेकिन बुक में उल्टे तरीके से बताया है कि मेजर आप कैसे करोगे, ऊपर जो आप वेट एग्जर्ट करोगे वो इक्वल होना चाहिए, तभी तो नलीफाई वर्ड यही, ये एक दूसरे को कैंसिल ऑफ कर देंगे ना। इस वजह से बुक ने इस डेफिनेशन को यूज किया है कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बट अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऊपर से जो आप प्रेशर लगा रहे हो तो थ्रस्ट है ना, वो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, ये तो आप ऊपर से थ्रस्ट लगा रहे हो, ठीक है, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां से लगाया तो अब ये भी यहां पे भी प्रेशर बना रहा है, ठीक है, अब प्रेशर कहीं नहीं रहेगा, ये इसको कैंसिल ऑफ कर दिया। हाँ वही तो मैंने बोला, जब इसको 2 रखे थे तो निकलने लग रहा था, ठीक है।
ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हुआ। आगे चलें। अब देखिए हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, और हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। पहले तो ये क्लियर है कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट सोल्यूशन होता क्या है, क्लियर है ना? क्या होता है कुशाग्र? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलाई हो, ये सॉल्वेंट ज़्यादा और सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट एकदम सही। सर डाइल्यूट इसका उल्टा। सोल्यूशन वो होता है इसका उल्टा, जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा और सॉल्यूट कम। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अब हम लोग किसी वजह से, रुकिए एक डायग्राम ले लें। ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर है, उसका एक डायग्राम ले ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहली बात तो आइडेंटिफाई करिए कहाँ ज़्यादा, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है? लेफ्ट वाला, गुड। तो ये डाइल्यूट है तो उससे कॉन्सेंट्रेटेड में होगा, तो ये यहाँ भागा। तो देखिए जब ऊपर से कोई प्रेशर नहीं एक्सर्ट कर रहे थे तो ये वाटर लेवल अपना मेंटेन करने के लिए इधर जाएगा, तो अभी ये कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा इधर, ठीक है। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, यही है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अब इसको कैलकुलेट कैसे करें कि कितना प्रेशर से गया? उसके लिए हम लोग ने क्या किया, ऊपर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया कि ऑस्मोसिस रुक जाए। अब अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो ये ऐसे चलने लगेगा, है ना। अगर आप कम लगाओगे तो ये ऑस्मोसिस होता रहेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप रखे रहोगे, ना ये इधर जाएगा ना ये इधर। अब वेट होने के बावजूद, मान लीजिए अगर 1 ग्राम का भी आप रख रहे हो, वेट होने के वेट ऊपर रखें तो होना तो ऐसे चाहिए हो, है ना, हो जाना चाहिए। लेकिन ऑस्मोसिस इसको कैंसिल ऑफ कर रहा है क्योंकि यहाँ से भी एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो इसका जितना वेट होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्स में, न्यूटन से मल्टीप्लाई करके, और इसका जितना सरफेस एरिया होगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को प्रेशर मिल जाएगा अपना पास्कल में, और वो बराबर होगा कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए पूछिए इसी से रिलेटेड। सर ये जो आप वो बनाया बॉल टाइप की, सर ये बॉल है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इससे सर इजीली पास हो जाता है? हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का तो काम ही वही है ना। तो सर उसमें कोई भी, अब देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही क्यों लिए, क्योंकि अगर इधर से मान लीजिए इधर वाटर का मतलब ये ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होता, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता, तो जब ऐसे होता तो ये रेड वाले मॉलिक्यूल्स इधर ना जाएं, सिर्फ पानी जाए, इस वजह से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेते हैं, वरना ले तो फ्रीली भी सकते हैं। तो सर मतलब कि अगर इसको फ्रीली छोड़ा जाएगा तो जो वाटर के साथ साथ, हाँ वाटर चला जाएगा, नहीं उसके साथ साथ फिर इम्प्योरिटीज़ भी चली जाएंगी, सब मिक्स हो जाएगा। और सर ये सिंपल ऐसे समझिए, आप चाय को जब छानते हो तो एक छन्नी यूज़ करते हो ना, डायरेक्ट क्यों नहीं पलट रहे हो, उसमें चाय पत्ती मिक्स रहेगी। छन्नी का काम क्या है, चाय पत्ती को अलग कर देना, सिर्फ चाय को नीचे रखना। सेम काम है सेमी परमिएबल, छन्नी भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हाँ, तो सर इसमें आपने बोला इम्प्योरिटीज भी चली जाएंगी। चलिए नहीं, इसमें नहीं जाएंगी अगर ये आप नहीं यूज़ करते हो। अगर आप एक, ये तो सेमी परमिएबल, मैं बोल रहा हूँ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर आप छन्नी नहीं यूज़ की है तब तो चली जाएगी ना चाय पत्ती भी साथ में। और सर ये जो इक्वलाइजर है, मतलब वो जो प्लेट आपने उसके ऊपर रखा जी। है, उसको अगर आप तेजी से मतलब कर देंगे, दबा देंगे, तो इम्प्योरिटी के साथ नहीं, पानी जाएगा। सिर्फ पानी जाएगा। गुड क्वेश्चन, लास्ट में आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। यही काम है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कि इसके साथ साथ इम्प्योरिटी ना भेजे, वरना ये सोल्यूशन भी गंदा हो जाएगा। ऑस्मोसिस उतना मुश्किल है नहीं, किसी को मुश्किल लग रहा है ऑस्मोसिस, है ना, मुश्किल है भी नहीं है। हाँ, बस टर्म्स याद रखिएगा। अब देखिए, जो मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक जो बात कर रहे थे कि हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। अब ये तो रिलेटिव टर्म है ना, ये दोनों, कि कोई सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है या कोई सोल्यूशन डाइल्यूट है, ये तो एक रिलेटिव टर्म है। व्हाट डू आई मीन बाय रिलेटिव? सर मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, या एक दूसरे नहीं, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग सोल्यूशन है जिनको हम कंपेयर करके बोल रहे हैं, है ना।
हम एक दूसरे से related? मान लीजिए अगर एक ग्लास लेके आए आपके लिए, ठीक है, कुशाग्र आपके लिए, और उसमें ढेर सारा हम नमक मिलाए हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 ग्राम नमक मिलाए हुए हैं, आपको मैंने दिया, आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। अब अगर मैं प्रक्षत को एक ग्लास देता हूँ जिसमें मैंने 20 ग्राम सॉल्ट डाला हुआ है, तो आप बोलेंगे सर मेरा तो डाइल्यूट है, इसका कॉन्सेंट्रेटेड है, नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। फिर मैंने आयुष को दिया जिसमें 50 ग्राम सॉल्ट है, आप बोलेंगे, आप दोनों लोग बोलेंगे सर हम लोग का डाइल्यूट सोल्यूशन है, उनका कॉन्सेंट्रेटेड है। सर हम हाँ, रेशियो नहीं निकालना उतना कॉम्प्लिकेटेड। इसका ज़्यादा डाइल्यूट है, नहीं, आपका सबसे ज़्यादा डाइल्यूट है मेरा सबसे ज़्यादा डाइल्यूट है, इसका कम डाइल्यूट है, और उनका कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये रिलेटिव टर्म हुआ ना। आपको मैं जब अकेले एक सोल्यूशन दूं तो आप नहीं पता लगा सकते ना कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको डाइल्यूट बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस जो कंपैरिजन है सॉल्यूशंस का, उसको हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करेंगे टॉनिसिटी, ठीक है, कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है, उसको हम लोग जानेंगे, हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इट इज़ अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इट इज़ अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, रिलेटिविटी बताने के लिए। इसका कोई डायग्राम उठा लेते हैं। अब चैप्टर्स बहुत इजी हैं, ये सारे चैप्टर पे तो कमांड बना ही लीजिए, क्योंकि आप लोग जेनेटिक्स पे अपना मार्क्स खोने वाले हो, ये तो पक्की बात है, क्योंकि वो बड़ा ही मुश्किल चैप्टर है, इस पे मत खोइएगा, ये बहुत ही आसान है। सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे ये लगता है। मेरे भाई ऐसा मत बोलिए यार, ये मुश्किल लग रहा फिर क्या। और सब इजी है, लास्ट वाला केमिकल वाला थोड़ा सा मुश्किल है, और सब तो इजी है। ये डायग्राम अच्छा है। चलिए पहले देख लें कि क्या इसमें डेफिनेशन दी है। हाँ, एक बार बुक कोई खोला हुआ है, बुक में दिया है टॉनिसिटी की डेफिनेशन, कोई रीड करे, सिर्फ 3 लाइन पहले की। relative concentration of the solution that determines the direction and exert of diffusion is called tonicity, है ना, एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन। तो एकदम सही बोला कि रिलेटिव, जैसे मैं बोला था रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब जैसे कि ये हमारा एक सेल लिया हम लोग ने, कौन सा सेल लिया है, कुशाग्र आने वाली प्लांट, प्लांट है मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाहर होंगे सॉल्यूशंस, ठीक है, इन्होंने सॉल्यूशन नहीं बनाया है, आप लोग इमेजिन करिए कि उसके बाहर सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, इमेजिन कर लिया, ठीक है, सॉल्यूशन में रखे हुए हैं, ये सेल किसी सॉल्यूशन के अंदर प्लेस्ड है। अब इस सॉल्यूशन में, ये जो मैंने सॉल्यूशन में प्लेस किया है, ठीक, इन दोनों की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन जाननी है कि ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कि ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आप सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में बोलोगे कि सर ये एक हाइपर है, हाइपो है, आइसो है, ठीक है, वो कैसे होगा, सबसे पहले समझते सबसे इजी आइसोटोनिक, ठीक है। ये इसका कंटेनर है जिसमें ये रखा है, और इसके अंदर ये सॉल्यूशन, ठीक है। अब जब एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन लेंगे आप, जब एक आइसोटोनिक, तो आइसो मतलब, इसका मतलब होता है सेम, ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूशन का जो बाहर है और अंदर सेल के दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो इस केस में ऑस्मोसिस होने वाला है, नहीं होगा ना, ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। अब इसने 2 एरो से रिप्रेजेंट किया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि सर वो बाहर भी जाएगा, मतलब होगा ही क्यों ऐसा, पता नहीं ऐसा क्यों किया है, बुक में तो सिर्फ, नहीं ये काम इसको करना नहीं चाहिए कि ये दोनों तरफ का एरो दिया है। पॉसिबल ही नहीं है कि पहली कंडी बाहर जाएगा, अपने ही सोल्यूशन का डाइल्यूट कर देगा, फिर अंदर आएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो प्रेशर वो जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है। अब हाँ, 2 एरो नहीं दिया होगा, 1 एरो दिया होगा, 2 दिया है, मेरे में तो 1 ही दिया है,
2 दिया है। चलिए डेफिनेशन क्या क्या दिया हुई है। आइसोटोनिक पहला वाला है। हाँ ये है आइसोटोनिक। हाँ आइसोटोनिक पहला है। द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन इन सच केस देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। अच्छा नो नेट मूवमेंट यूज़ किया है। हाँ नो नेट मूवमेंट, अगर दोनों टर्म्स अलग हैं, अगर बोले नो मूवमेंट ऑफ वाटर या नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नेट मतलब ये दोनों कैंसिल ऑफ कर देंगे। चलिए ये लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं इससे अग्री नहीं करूँगा कि 2 एरो क्यों बना रहे हैं। आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि बुक में वही दिया है। पॉसिबल ही कैसे है, जब सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर बाहर सेम है तो बाहर नहीं जाना चाहिए ना अंदर आना चाहिए। कुछ तो करना पड़ेगा ना रिप्रेजेंट करने के लिए, इस वजह से भी। नहीं क्यों करना पड़ेगा भाई, कौन सी ज़बरदस्ती है। नहीं तो कुछ भी ना बनाए। हाँ शायद ये इन्होंने सही बोला कि सर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 एरो बनाए कि ये दोनों कैंसिल ऑफ। हाँ बढ़िया कुशाग्र, इन्होंने पकड़ा है, जो पब्लिशर है उसका दिमाग। हाँ ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर, इसको क्या कहते हैं एक्सोस्मोसिस, और येलो रिप्रेजेंट कर रहा है एंडो। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए इसने ये डायग्राम लिया है, बट क्लैरिफिकेशन के लिए क्या कोई एरो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इधर साइड। हाँ वही, तो टॉनिसिटी के बारे में कुछ अपने मन से लिख लीजिए नोट्स में, और आइसोटोनिक के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए सेम, बस कीवर्ड लिख लीजिए क्योंकि लिखने से थोड़ा याद रहता है। जल्दी जल्दी लिख लीजिए फिर आगे बढ़े। साथ साथ बस 2 वर्ड लिखते रहा करिए, कीवर्ड जो लगे। टॉनिसिटी आप लिख लीजिए 2 वर्ड बस, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन, बाकी घर पे जाके छापिएगा डेफिनेशन। वैसे तो आप लोग बुक खोलेंगे नहीं, पर हाँ समझ में आ गया ना, मतलब बाकी बुक से डेफिनेशन आप लोग छाप लीजिएगा पूरी, जो 3-4 लाइन की है। अपने दिमाग में बायोलॉजी में तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्म्स आने वाले हैं, तो अपने दिमाग में बस कीवर्ड बैठा लीजिए, इसी पे सारे मार्क्स मिलने वाले हैं, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पे। ये अगर आपके डेफिनेशन में मिसिंग है तो मार्क्स कट जाएगा। हम लोग का कोर्स कंप्लीट है ना कि नहीं कंप्लीट? इसका तो हो जाएगा मुझे लगता है। कौन किसके कितने आ रहे हैं? फिजिक्स और बायो बताइए। फिजिक्स में केमिस्ट्री फंसा है, अब वो तो मेरे हाथ में नहीं है। हम नहीं बोलेंगे भाई हम वो औहदा नहीं रखते हैं कि हम उनको कुछ बोलें। खैर वो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, वो अपना पेस जानते हैं। हमारा फिजिक्स का बताइए क्या करना है। आपका फिजिक्स का 3 चैप्टर हो गए हैं। हाँ कितने आ रहे हैं? लाइट पढ़ाना है और वो साउंड पढ़ाना है। लाइट के 3 आ रहे हैं? उसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, हम लोग को इसी में करने में 20 लेक्चर लग गए। तो ये अगस्त में आपका फर्स्ट टर्म होगा, उसके बाद फिर प्री बोर्ड्स की हाफ ईयरली भी होगा। प्री बोर्ड्स 3 होने वाले हैं ना, ये फर्स्ट टर्म, प्री बोर्ड्स और फाइनल बोर्ड्स। तो यार मैं अपने दिमाग में प्री बोर्ड्स को मेन लेके चल रहा हूँ, तो अगर ये फर्स्ट टर्म थोड़ा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं जल्दीबाजी करूँगा तो समझ में नहीं आएगा। मेन तो हम लोग के लिए बोर्ड्स है ना, तो स्कूल वाले तो यही दिक्कत देते हैं। अब जल्दी जल्दी उसके चक्कर में, क्योंकि 3 चैप्टर हैं लाइट में, साउंड में 1 ही है, नहीं 2 यूनिट है शायद साउंड की, साउंड में 2 हैं, 1 ही होगा। पर ऐसे 4 चैप्टर कंप्लीट करना है जुलाई अगस्त, उसको आप लोग डेफिनेशन अभी से ही मैं करा तो दूँ। अगर आप लोग पढ़ के आए घर से तो जल्दी जल्दी लेक्चर चलेगा। आप लोग पढ़ के भी नहीं आते हैं तो करके आइएगा, तो हम करा देंगे उसको कंप्लीट। लेकिन और बच्चे नहीं करेंगे आप जब तक सबको नहीं लेंगे। हाँ वही तो दिक्कत आती है ना, लेक्चर की स्पीड तो स्लो होती है इस चक्कर में। अब कल जैसे मैं मशीन्स कंप्लीट करा देता, लेकिन मुझे पुराना ही रिवाइज, मैंने पूछा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कॉम, तो वो कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है 2 की पावर n की स्क्वायर। तो फिर हम कैसे आगे बढ़े भाई,
हमको तो डर लगेगा ना कि ये सब कोई लिख दे। अब बताइए, इतने हम पुली यूज़ कर रहे हैं 2 मैकेनिकल एडवांटेज पाने के लिए, क्यों यूज़ करेंगे भाई? 2 तो हम लोग एक ही मूवेबल पुली से कर ले रहे थे। पढ़ के आइए तो जल्दी चल जाएगा। चलिए इस पे आते हैं। आइसोटोनिक समझ में आया, लिख लिया सब लोग ने, सेम कॉन्सेंट्रेशन अंदर बाहर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हाइपोटोनिक पे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होने वाला है, कोई खुद से गेस करके बताएगा? देख के आ रहा हो। अरे वाह, ये भी होता है इसमें, ये नहीं पता था मुझे। ये भी होता है, Ctrl+Z भी होता है इसमें। हाँ, इसमें क्या होने वाला है, देख के पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस हो रहा है। एंडोस्मोसिस हो रहा है। अब एंडोस्मोसिस हो रहा है तो बाहर का सोल्यूशन को क्या होना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट? बाहर का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। आयुष नहीं बाबा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। हम लोग बाहर को जानना है, ये सोल्यूशन की टॉनिसिटी है। ये देखिए, ये आपके बुक में टर्म दिया होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है? तो इस सोल्यूशन के बारे में बता रहा है। तो फिर से इसको एक उसमें डाला और बाहर का है डाइल्यूट, तो मतलब बाहर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे अंदर के कंपैरिजन में, ठीक है? तो अंदर मूवमेंट होगा। इसका मतलब सेल का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेल सैप कैसा है? सेल सैप डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है? गुड, अब जाके समझें आप लोग। ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा तभी तो बाहर से अंदर आएगा, ठीक है? अब इस केस में आप लिखेंगे कि द सेल स्वेल्स, ठीक है? इसमें कीवर्ड है, पहले तो आप लिख देंगे ये पहला वाला, ये अब वो ऑर्डर आप लोग देख लीजिएगा बुक में। सबसे पहले आइसो, फिर हाइपो, फिर हाइपर, सही चल रहे, पहला दूसरा तीसरा। आइसो, हाइपो, हाइपर। हाँ मेरे भाई, आइसो, हाइपो, हाइपर। नहीं सर, हाइपो है। नहीं यार, उस बुक में तो हाइपो है। उससे फर्क क्या पड़ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप लोग तो समझ ही रहे हैं, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, सेल फूलेगी। क्या होगा, सेल फूलेगी। तो सेल स्वेल्स। इसके 2 कीवर्ड कि द सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट कंपेयर टू दिस। सेकेंड कीवर्ड है द सेल विल स्वेल। आप लोग इसी से याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। क्या पता एमसीक्यू में पूछ ले कि बताइए जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में किसी सेल को डालेंगे तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? सेल स्वेल करने वाली है कि श्रिंक? स्वेल करने वाली है। हाइपो का मतलब लोअर, ठीक है? मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आइसो का मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन। अब सिंपल सी बात है, हाइपर का मतलब है हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? इस पे जाने से पहले 2-3 चीज़ और बता दें। इसमें सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। हाँ, इसमें सोल्यूशन डाइल्यूट होगा और सेल कॉन्सेंट्रेटेड होगी। हाइपोटोनिक बताया। अब हाँ, ये हाइपो बताया मैंने। फूलेगा इसलिए क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर से अंदर गया। अब अंदर जैसे जैसे आप लोग इमेजिन करिए कि आप लोग जब पानी पीते हो, बहुत देर से प्यास लगी हुई है, आप लोग पानी पीते जा रहे हो, थोड़ी देर बाद आपका पेट स्वेल कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा ना, वैसे ही फूलेगा ये, ठीक है? एकदम वैसे ही, सिंपल सी बात है। जैसे आप पानी पीते हो तो आपका पेट स्वेल करता है, वैसे ही। अब इसमें ये समझ में आया। अब चलते हैं हाइपरटोनिक पे। हाइपरटोनिक तो अब एरो से ही पता चल जा रहा है कि क्या होने वाला है, एक्सोऑस्मोसिस। अब वाई एक्सोऑस्मोसिस? गुड, पानी बाहर जा रहा है, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। सोच के बताइएगा, कॉन्सेंट्रेटेड, गुड, ठीक है? कॉन्सेंट्रेटेड ये है। और व्हाट अबाउट द सेल, इज द सेल कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट? डाइल्यूट है। अब ऐसे केस में सेल का क्या हाल होगा, श्रिंक करेगी, सेल और छोटी हो जाएगी। स्टोमेटा श्रिंक हो जाती है। स्टोमेटा नहीं होगी, वैक्यूल।
वैक्यूल विल स्वेल रिजल्टिंग द होल सेल टू स्वेल, क्योंकि वैक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द सेल इट्स टर्जिडिटी, है ना। अंदर आपके कंटेंट भरा है तभी तो आप फूले हो, कि बाहर से ही आप फूल रहे हो, अंदर नहीं भरा है। तो अंदर ही जब कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। सेल वॉल थोड़ी ना फुलाता है, अंदर की चीज़ उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। इतना समझ में आया? सेल वॉल अपने शेप में रहेंगे, अंदर के पार्टिकल्स श्रिंक हो जाएंगे। इसमें भी होती है स्टोमाटा। स्टोमाटा तो वो तो रेस्पिरेशन के लिए, द स्टोमाटा विल क्लोज और ओपन, वो हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। स्टोमाटा, इसमें तो स्टोमाटा की बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग लीव्स तक तो पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम लोग रूट पे हैं, अभी तो हम लोग रूट पे हैं, शूट पे तो आ ही नहीं, तो स्टोमाटा कहाँ से आ गया? आएंगे शूट पे, ठीक है। अभी रूट ही समझिए अच्छे से। और ये सारा काम अगर हम लोग रियल लाइफ में एक प्लांट के ऑस्मोसिस की बात करें तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है? अंडर द ग्राउंड। और किसके अंदर ये सब हो रही है? किसकी सेल है? रूट हेयर की सेल्स हैं ये सब, ठीक है। समझ में आ गया सबको? रूट हेयर में तो ट्रांसपिरेशन 24/7 होती रहती है, क्योंकि वो कभी ट्रांसपिरेशन नहीं, ट्रांसपिरेशन वर्ड अलग है, फिर आप शूट पे पहुंच गए। मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी सर क्या? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? सर वो तो लेता है ना, नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन होगा लीव से, आपके एरियल पार्ट से ना, बट ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग अ प्रेशर, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ तो सक्शन फोर्स। हाँ गुड, थोड़ा तो पढ़ें आप, ठीक है, गुड। चलिए अगले टॉपिक पे चले। हाँ पूछिए पूछिए। ट्रांसपिरेशन रूट्स में नहीं होगी वाली, ट्रांसपिरेशन तो होती ही नहीं रूट्स में, वाटर वो भी अब्जॉर्ब करता है। आप ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। हाँ ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ट्रांसपोर्टेशन तो होगी ना। वाटर क्योंकि लीव भी अब्जॉर्ब करते हैं, ये भी अब्जॉर्ब करता है। लीफ कभी नहीं अब्जॉर्ब करेगी, लीफ कब अब्जॉर्ब करेगी? लीफ तक तो जाएगा थ्रू जाइलम्स, अ कंडक्टिव टिश्यू। सारा पानी अब्जॉर्ब होता है रूट में। कभी भी पानी के ऊपर आप मत डाल दीजिएगा, अरे प्लांट के ऊपर पानी मत डाल दीजिएगा और नहला दें इसको। जब बारिश होती है तो बारिश में ऐसा नहीं कि प्लांट बड़ा खुश हो जाता है, अरे यार मुझे ऊपर से पानी मिल रहा है। प्लांट और दुखी हो जाता है, क्योंकि अब वो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा, उसके स्टोमाटा क्लोज हो गए। हाँ सर, हाँ। इसीलिए तो वो अपने लीफ के ऊपर एक वैक्स लाइक कोटिंग बना के रखता है कि मेरे ऊपर कोई पानी गलती से भी रह ना जाए, पानी तुरंत उस पर स्लिप कर, क्योंकि पानी उसका रेस्पिरेशन रोक रहा है और वो हम लोग के लिए भी दिक्कत देगा। नहीं सर, मैं वो पूछना चाह रहा था, वो दूसरा क्वेश्चन था। चलिए आगे फिर शूट की बात अगले चैप्टर में। सनलाइट अब्जॉर्ब करता है। चलिए, तो रूट तक तो सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है। नहीं सर, अब्जॉर्ब करता है, ये चीज आप रूट सनलाइट अब्जॉर्ब करता है? हाँ। ये तो रूट तो ग्राउंड के नीचे है ना, वहाँ तक सनलाइट पहुँच कैसे रही है? इतना प्रूफ कर दीजिए मुझे। हाँ सनलाइट किसी कीड़े का नाम है क्या? चलिए दूसरे, ये अच्छे समझ में आया। ऑस्मोसिस यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। हम लोग ने 2 मोड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन पढ़ा, एम्बाइबेशन 3 पढ़ लिया, एम्बाइबेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। चौथे पे चले। चौथा है अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब देखिए, अब सेल ने पानी तो ले लिया, ठीक है, सॉइल में पानी था तो उसने ग्राउंड वाटर तो ले लिया, लेकिन अभी सेल, आप जाइलम के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स तो अभी तक लिया ही नहीं, मिनरल्स तो लिया ही नहीं, और ना ये मिनरल्स ले सकता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या ये मिनरल्स ले सकता है? कैसे ले सकता है? सर क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। हाँ, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब आपने जो सबसे पहले डाउट पूछ लिया था, देखिए अब काम आ गया। सेल सैप खुद ही इतना कॉन्सेंट्रेटेड है, जो बाहर उसके सॉइल में जो पानी प्रेजेंट है उसके अंदर जो मिनरल है उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन था सेल सैप का, तभी तो अंदर पानी आया। अगर बाहर ज़्यादा होता तो अंदर पानी ही ना आ पाता, अंदर से ही चला जाता। तो अब जब मिनरल मतलब अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है एक रूट हेयर के एज़ कम्पेयर टू इतना, तो अब तो बाहर से ही अंदर जाने लगेगा, बाहर, अरे अंदर से ही बाहर जाने की
कोशिश करिएगा अगर आप डिफ्यूजन तक जाते हो। अब जबकि हमको इसका उल्टा काम चाहिए, हम लोग को एक फोर्सफुली मिनरल्स को अंदर लाना है। हाँ, ये सब उल्टा है। तो जैसे कि यहाँ पे पहले से ही 100 बच्चे भरे हुए हैं, मैं 5 को और खींच के अंदर ला रहा हूँ, तो आप लोग सिमटने लगोगे ना, और मुझे फोर्सिबली उसको खींच के लाना पड़ेगा। तो इसमें प्लांट के खुद की एनर्जी लगती है। प्लांट तो खूब फिजिक्स यूज करता है, लेकिन मिनरल्स लेते समय वो फिजिक्स की मदद से, प्लांट अपना बहुत सारा काम फिजिक्स यूज करके करते हैं। देखिए अभी तक प्लांट की कोई एनर्जी नहीं वेस्ट हुई है, ना ही इम्बाइबेशन में, ना ही डिफ्यूजन में, ना ही ऑस्मोसिस में, लेकिन अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगी और बहुत ज़्यादा होगी। और एनर्जी किस में हम लोग डिनोट करते हैं? नहीं, इसमें बायोलॉजी में एटीपी में। ठीक है, तो प्लांट विल लूज इट्स एटीपी मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू गेट मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। एटीपी, ठीक है, अल्टीमेटली आपको एटीपी ही बोलना है, वो तो टूट के फिर एडीपी हो जाएगा। हाँ, ट्राइफॉस्फेट। चलिए ये कोई डेफिनेशन रीड आउट करे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। Active transport is the passage of a substance from its lower to higher concentration through a living cell membrane using energy from the cell. देखिए क्या बोला, फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी तक हम लोग हायर टू लोअर कर रहे थे, अब लोअर टू हायर है। इसका कोई डायग्राम उठाते हैं। डायग्राम तो और कंफ्यूजिंग होता जाएगा। ये अच्छा डायग्राम। क्या नहीं हो रहा? लेंटिकल ट्रांसपोर्टेशन होता है। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन? लेंटिकल ट्रांसपोर्टेशन रूट में, सर वो एरियल पार्ट में होता है लेकिन फिर भी होता है लेंटिकल एंड क्यूटिकल ट्रांसपोर्टेशन। गुड, ठीक है। अच्छा, आप इतनी देर से वही प्रूफ करने में सोच रहे थे कि कैसे सनलाइट पहुंचा है। चलिए, सर ट्रांसपिरेशन तीनों में होता है, वुडन पार्ट में होता है और वो हमेशा खुला रहता है, बंद नहीं। तो उसी सर वुड मतलब सर स्टेम और ब्रांचेस इन सब में भी पोर्स है। क्या बोलते हैं यार रहते हैं, मैं समझ गया। आपका तो क्वेश्चन उल्टा था ना, आपने बोला सर सनलाइट पहुंचती है, तो मैंने बोला सनलाइट पहुंचती है। चलिए, तो ये कंडीशन बन चुकी है। देखिए पहुंचती है जिनकी रूट्स ऊपर मैंग्रोव फॉरेस्ट में होती है, जहाँ पर उनकी रूट्स ऊपर हो जाती है, सॉइल से बाहर हो जाती है। आप ही सही है कुशाग्र, एकदम सही बोला आपने। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कौन से हैं? मिनरल के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मिनरल्स मतलब सॉल्ट्स, आयंस। आयंस क्या होता है? आयन पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। गुड यार, केमिस्ट्री चल तो रही है। बस चलिए, इतना पता है। पॉजिटिव आयंस को क्या कहते हैं? गुड। और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल को गुड। चल तो रही है भाई। अरे नहीं, हम बहुत दूर भाग जाते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री और मैथ्स वीक नहीं, हमको मज़ा नहीं आता है मैथ्स में। फिजिक्स में अच्छा लगता है। ट्रिग्नोमेट्री से तो हमको सख्त नफरत है। वो चैप्टर कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल आप मैथ्स ही, और फिर जो अगर आप ऐप कर रहा है, हाँ इंजीनियर आईआईटी में तो काम आएगा, लेकिन रियल लाइफ में फिज़िक्स काम आती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब काम आता है, लेकिन मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री खासकर, आप यहाँ पे बैठे बैठे डे टू डे लाइफ में पूरे साल में कब आपने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है कुछ भी देख के? हाँ,
तो क्वेश्चन के लिए तुम सब बच्चे से पढ़वा रहे हो। चलिए जाने दीजिए। तो कंट्रोवर्शियल आएगी, काम तो आएगी, चलने में काम आ रहा है। मशीन बनाने में काम आएगी। आप अपनी मशीन बना सकते हो, जैसे आपने वो तिजोरी ऊपर लेते गई थी, तिजोरी ऊपर लेते गए थे आप। चलिए कंट्रोवर्शियल आती है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आती है, किसने बोला नहीं आती है। सर मैं नॉर्मल उसके इंसान का काम नहीं बता सर, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार है। मैंने वो बिल्कुल नहीं बोला। चलिए छोड़िए, मैं भी ना कभी कभी क्या ही बोल देता हूँ। ठीक है, अरे हो गया। क्या हो गया? टाइम हो गया, जाना है यार। आजकल मेरे दिमाग में चल रहा है एक टाइम पैराडॉक्स। क्या होता है सर? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हो हाँ टाइम जल्दी। तो टाइम जल्दी बीतता है, हाँ सर। और किसी चीज़ में जब आप नहीं एंगेज्ड हो तो आप उसमें खिंचता ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं एक टाइम पैराडॉक्स तो नहीं है कि जब आप जैसे एंगेज नहीं हो तो आपके थॉट्स ऐसे 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 जाते हैं ना, सर आज बायो वाला पीरियड इतनी जल्दी खत्म। और जब आप एंगेज्ड हो तो आपके थॉट्स एक ही तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुई है तो इसीलिए आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम हुई है तो टाइम कम लग रहा है। ये मुझे पता नहीं क्यों एक टाइम पैराडॉक्स आजकल सोच रहा हूँ मैं भी ये एक थ्योरी दूँ। मैं इस थ्योरी पे काम कर रहा हूँ। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, इस पे आप लोग भी काम करिएगा प्रूफ करने के लिए। आइडियाज़ तो हर किसी के दिमाग में आता है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें कि सच में एग्जिस्ट करती है। कॉलेज जाने वाले हैं क्या सर? हाँ, कॉलेज जाने हम बीकॉम कर रहे हैं यार, ये सब तो कॉलेज में हम देंगे भी नहीं। बीकॉम वाले बच्चे बोलेंगे भाई तुम चले जाओ क्लास से। पर ये बहुत ही ज़्यादा, ऐसे देखिए आज पता नहीं चला टाइम का। हाँ सर, बस इतना ज़्यादा इतना है। नहीं मतलब कि नहीं है लेकिन चलिए ख़त्म करें लेक्चर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, खुद से पढ़िएगा।